अच्छा, अब हम इसकी ना प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैंने ना ऑफ रिकॉर्ड बना दिया था ताकि हमारा टाइम बच जाए। देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कहता है 21 दिसंबर 2018, ठीक है, 40,000 units of raw material were imported at $2 per unit on credit, and as per relevant standard of inventory, its initial movement was met at December 21। ये गलत हो गया है। December 21, इसको 2018 कर लें। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। 60% पेमेंट वाज मेड ऑन Jan 22 एंड 40% पेमेंट वाज मेड ऑन Feb 29। अच्छा, अब ये जो 60% पेमेंट है और ये जो 40% पेमेंट है, इसको आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना, इफ्रिक 22 से। ये इफ्रिक 22 नहीं है, क्योंकि ये एडवांस नहीं है। देखो, अगर तो परचेज से पहले हमने, इस डेट से पहले अगर हमने पेमेंट कर दी होती ना, तो वो हमारा एडवांस होता, ठीक है। तो ये 60-40 से कंफ्यूज होकर इफेक्ट 22 ना लगा देना, इफेक्ट 22 नहीं है ये, क्योंकि ये एडवांस नहीं है। ये तो हम बाद में पेमेंट कर रहे हैं ना उसको। अगर तो इससे पहले पेमेंट की होती तो फिर ये एडवांस होता। खैर, अच्छा, अब इसकी एंट्री करते हैं। देखो, अब सबसे पहले तरीका मैंने क्या बताया था आप लोगों को। सबसे पहले इनिशियल मूवमेंट मैंने कहा था कि उसको आपने इस तरह रिकॉर्ड करनी है कि जब जब रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना बनती है, वो उस दिन का आपने एक्सचेंज रेट यूज करना है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड है ना इन्वेंट्री का, वो December 21 में कंप्लीट हो गया था। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, 21 दिसंबर 2018 को हम लोग एंट्री कर देंगे इन्वेंट्री डेबिट, ठीक है। इन्वेंट्री को हम लोग बुक कर लेंगे। और आप जो है ना पेबल या क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है जी। किस अमाउंट से, अमाउंट यूज करोगे 40,000 यूनिट्स हैं आपके, ठीक है। मल्टीप्लाई पे एक यूनिट $2 का है, मल्टीप्लाई पे उस दिन के एक्सचेंज रेट कौन सा है, ये 110। ये 110 हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम बाकी क्यों नहीं यूज कर रहे, हम 114 क्यों नहीं यूज कर रहे भाई, क्योंकि हमने IAS 1 की इनिशियल मेजरमेंट में पढ़ा था कि IAS 1 की इनिशियल मेजरमेंट उस तब लगती है जब रेलिवेंट स्टैंडर्ड जो होता है, जब फाइनेंशियल ट्रांस, देखो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं ना, जब जब रेलिवेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना बनता है। अब यहाँ पे रेलिवेंट स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल का है, ठीक है। रॉ मटेरियल कहते हैं कि भाई मेरा जो रिक्वायरमेंट है ना इनिशियल मेजरमेंट की, वो 21 दिसंबर में कंप्लीट होगी थी, ठीक है। तो हम ये वाला एक्सचेंज रेट यूज करेंगे और इससे हम लोग इसको मेजर कर देंगे इनिशियल मेजरमेंट, ठीक है। ये हमारी आ गई इनिशियल एंट्री। इसको ना जरा कोमा कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद हमने पेमेंट हमारी हो रही है भाई जी जनवरी में, ठीक है, 2019 में। यानी इससे पहले हमारा ईयर एंड आ गया। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉनेटरी आइटम, ये मॉनेटरी आइटम है ना, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉनेटरी आइटम क्या सीखा था कि इसको आपने क्लोजिंग एक्सचेंज रेट में अपडेट कर लेना है। ये देखो, ये मॉनेटरी आइटम जो होंगी उनको हमने क्लोजिंग एक्सचेंज में अपडेट कर लेना है। जो गेन लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो इसको करें अपडेट। तो क्रेडिटर्स आपके 4 रुपये से बढ़ रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स मजीद क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। कितने से, वही 40,000 यूनिट्स है, एक यूनिट $2 का है, मल्टीप्लाई बाय 114 माइनस 110। 4 रुपये का इम्पैक्ट आना है ना, हमने 4 रुपये का इम्पैक्ट लेना है। 4 रुपये से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा मजीद पेबल बढ़ जाएगा। और डेबिट हम क्या करेंगे, क्या सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी एक्सचेंज लॉस डेबिट हो जाएगा जो कि P&L में जाएगा, सेम यही अमाउंट। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या, इसके बाद क्या आ रहा है जी, वो कह रहे हैं 60% पेमेंट हो रही है आपकी इस डेट पे, तो ठीक है पेमेंट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको कहा था कि एक और इसमें कॉन्सेप्ट रहता है, वो मैं क्वेश्चन के साथ करूंगा। तो ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि सेटलमेंट के टाइम भी
जो भी एक्सचेंज गेन लॉस आएगा वो भी पीएनएल में जाएगा मॉनेटरी आइटम के केस पे। मॉनेटरी आइटम के केस पे एक तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट का गेन लॉस पीएनएल में जाता है, दूसरा सेटलमेंट के टाइम जब पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव हो रही है उस वक्त भी जो गेन लॉस होगा ना वो भी पीएनएल में जाएगा। अभी कैसे हम गेन लॉस निकालेंगे ये देखना हूँ। हमने बाई जी 60% पेमेंट कर दी, ठीक है। तो हम जो क्रेडिटर है ना उसको हम कर देंगे डेबिट, ठीक है जी। कैसे? हम कह देते हैं भाई जी 40,000 यूनिट्स है, $1 दो 40,000 यूनिट्स है और ₹2 का आ गया, ठीक है। एक इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 114 से, ठीक है, और इसका हम ले लेते हैं 60%। इससे हमारे क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएगा। अच्छा, हम क्रेडिटर्स में ये वाला रेट क्यों यूज कर रहे हैं भाई जी? अभी तो हमने यहाँ पे आके अपडेट किया इसको 114 में, यहाँ पे हमने 114 में अपडेट किया ना इसको क्रेडिटर्स को, तो आपके क्रेडिटर्स तो बेसिकली इस अमाउंट में पड़े हुए हैं, तो इसी अमाउंट से आपके क्रेडिटर्स डेबिट होंगे, ठीक है। क्योंकि क्रेडिटर्स आपके हमने यहाँ पे 114 में अपडेट कर दिया था इस एंट्री में, तो डेबिट क्रेडिटर इधर से होंगे। कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, आपने पे किया। अच्छा, कैश आपने कितना पे किया है? वही 40,000 यूनिट्स है, $2 का मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अब कैश में आप 120 लोगे एक्सचेंज रेट, क्यों? क्योंकि पेमेंट आप कर रहे हो इस डेट पे। जब पेमेंट कर रहे हो फिर तो ये तो ऑब्वियस बात है ना, तो कॉमन सेंस है, जब आप पेमेंट कर रहे हो फिर तो अपने पेमेंट डेट वाली एक्सचेंज रेट यूज करना है ना, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा इतने से। अब ये है जो गेन लॉस आपका आएगा सेटलमेंट में, जिसको मैं कहता ना कि सेटलमेंट में जो गेन लॉस आएगा वो भी हम इधर ही डालेंगे, तो ये माइनस ये भी आपका पीएनएल में जाएगा आपका 28800, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी। अब टेबल को अपडेट करते हैं, यहाँ पे आके टेबल को अपडेट करते हैं। गेन लॉस ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और इसकी एक और चीज डाल देते हैं गेन लॉस ऑन सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी जब वो ट्रांजेक्शन सेटल हो रही है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसकी सेटलमेंट को जो है ना, इसकी सेटलमेंट को भी छोड़ दो, वो बाद में पढ़ते हैं। इसका मैंने बता दिया कि सेटलमेंट वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और इसका जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में गेन लॉस होगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। देखो, इसको मैं लिंक लगा देता हूँ मैं आपको आसानी के लिए। ये आपका है, ये देखो, ये जो हमने एंट्री की है ना, ये हमने इसको फॉलो किया है, इसको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अपडेट को, ठीक है। ये जो हमने एंट्री की है ना, ये इसमें हमने इसकी कंप्लेंस की है कि सेटलमेंट के टाइम जो गेन लॉस हमने निकाला है, सेटलमेंट के टाइम गेन लॉस कैसे निकला है कि क्रेडिटर्स आपके डेबिट हो रहे हैं, आप कम कर रहे हो 114 के एक्सचेंज रेट से। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में हमने क्रेडिटर्स को 114 में अपडेट कर दिया था, तो क्रेडिटर्स तो आपके इसी अमाउंट से डेबिट होंगे, 120 से डेबिट नहीं होंगे। तो जो कैश आप पे कर रहे हो वो आपका 120 से क्रेडिट होगा, क्योंकि जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उसी एक्सचेंज रेट 120 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका ये लॉस आ जाएगा। अगर गेन होता फॉर एग्जांपल तो वो नीचे आ जाता, यहाँ पर क्रेडिट हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी एंट्री कर लेते हैं। आखिरी एंट्री में क्या कह रहा है, इस दिन में एंट्री कह रहा है, ठीक है, हमने 40% और पे कर दिया, तो ठीक है, 40% पे कर दिया ना, तो अगेन क्रेडिटर्स आपके डेबिट हो जाएंगे 40% से, ठीक है जी। उसके अलावा कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे 120 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 125, क्योंकि यहाँ पे 125 भी हुआ है। क्रेडिट आपको वही है जो 114 में, ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा, और ये जो बैलेंस है, ठीक है, ये 40% हो जाएगा ना, तो ये जो है ये आपका वही एक्सचेंज गेन लॉस आ जाएगा जो यहाँ पे हमने निकाला था अगेन। तो ये हमारी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2000, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये जो चीज निकली है ना, ये जो चीज हमने निकाली है, ये हमने इसकी कंप्लेंस की है गेन लॉस की,
अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन तो हमने अच्छी तरीके से कर लिया और देख लिया कि इन दोनों में एक्सचेंज गेन लॉस कैसे निकलना है। ठीक है, जो ये वाला है ना नॉन मॉनेटरी आइटम कॉस्ट, इसका मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। क्योंकि इसमें ना ये रैंड में अपडेट होना है और ना सेटलमेंट के टाइम इसमें अपडेट होना होता है। इसकी सिर्फ इनिशियल अकाउंटिंग होती है, तो ये तो आसान है। अब मैं ये क्वेश्चन करवाने लगा हूँ जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं जो कॉस्ट के अलावा है, और इसमें भी मैं IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ना मेन पर्पस IAS 16 पढ़ाना नहीं है। मेन मकसद IAS 21 की सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग समझाना है कि किस एक्सचेंज रेट से हमने उसको ईयर एंड में कन्वर्ट करना है, उस दिन के एक्सचेंज रेट से जब आप इसका रेलिवेंट फेयर वैल्यू अपडेट करते हो। एक ये सिखाना है, और दूसरा जिधर जिधर इसका फेयर वैल्यू चेंज का रेलिवेंट गेन लॉस रहेगा ना, उधर उधर इसका IAS 21 का एक्सचेंज गेन लॉस आता रहेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमने पहले क्वेश्चन किया था, अब ये देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं बिल्डिंग वॉज परचेस्ड, इस डेट में हमने परचेज की थी, और कहते हैं कि 1 जन में IAS 16 की इनिशियल मूवमेंट मीट होगी। ये फेयर वैल्यू है 31 दिसंबर 2012 में, और हम रिवैल्यूएशन मॉडल में इसको हमने रखा हुआ है। ठीक है, एट रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मॉडल बेसिकली होता है कि हम हर साल के एंड में ना एसिड को फेयर वैल्यू में अपडेट कर रहे होते हैं। जो गेन लॉस होता है वो हम ओसी में लेके जा रहे होते हैं। अब जो कि चूंकि इसका गेन लॉस ओसी में जा रहा होता है इसके अपने स्टैंडर्ड का, तो इसका IAS 21 का गेन लॉस भी ओसी में जाएगा। अब एंट्री करते हैं इसकी। इस डेट में क्योंकि क्राइटेरिया मेट हो गया था, तो हम बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, किस अमाउंट से? $200 मिलियन, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो गई है। मल्टीप्लाई बाय 150। ठीक है, तो ये हमारी अमाउंट डेबिट हो जाएगी, 30,000 मिलियन। ठीक है, और इसकी हम ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। जिनको नहीं पता कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो कि बहुत ही नए बच्चे हैं, वो भी हौसला करें ज़रा, वो जब IAS 16 पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 साल। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को IAS 16 नहीं समझा रहा। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को IAS 21 की लॉस समझा रहा हूँ, सब्सिक्वेंट लॉस। इसको कर लेते हैं डेबिट, इसको कर लेते हैं क्रेडिट, और ये मिलियंस में है। ठीक है, अच्छा, अब ईयर एंड में हमारा बैलेंस कितना बचा हुआ है? बैलेंस एज एट ईयर एंड, बेसिकली डेप्रिसिएशन को हम लोग कॉस्ट से माइनस कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट हमारी इतनी थी, बल्कि इसका ना मैं दोनों बताता हूँ, डॉलर्स में भी बता देते हैं इसको और रुपीस में भी बता देते हैं। ₹5 और ये डॉलर्स। ये बेसिकली हम वर्किंग करने लगे हैं, एक्सचेंज गेन लॉस निकालने लगे हम लोग। ठीक है, ये डॉलर्स में और ये ₹5 में। ये तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया था, यानी इसको हम कॉस्ट कर लेते हैं, इसको हम डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, इसको डेट डाल देते हैं भाई जी ये वाली, और इसकी डेट डाल देते हैं ये वाली, और ये WDV आ जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कॉस्ट लेस आपकी डेप्रिसिएशन, इसको कहते हैं WDV। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं ये $200 थे आई गेस, हाँ $200 मिलियन से, और 10 मिलियन की डेप्रिसिएशन बनती है इसमें, यानी ये डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इसको हम नेगेटिव में ले आते हैं और इसको हम कर लेते हैं ऐड। अच्छा, इसको अगर ब्रैकेट में माइनस डालने के लिए अगर तरीका डालना, इसको देखो, अगर ब्रैकेट में आपने माइनस लेके आना है तो सिंपल कॉमा में क्लिक कर दो। साथ साथ हम एक्सेल भी सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई 31 दिसंबर 2019 में इसकी कॉस्ट। अब फेयर वैल्यू कितनी है? अब देखो, अब रिवैल्यूएशन मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसको ईयर एंड में फेयर वैल्यू में अपडेट करेंगे।
फेयर वैल्यू कितनी है आपकी, ये 194 मिलियन, तो ये 194 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी, ये आ गया आपका गेन। रिवैल्यूएशन सरप्लस गेन आ गया आपका $4 मिलियन का। ठीक है, अच्छा, क्या सीखा था हमने फेयर वैल्यू में, इसमें देखो फेयर वैल्यू को हमने कब अपडेट किया, इस डेट पे 31 दिसंबर 2019 में हमने इसको फेयर वैल्यू में अपडेट किया था। यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि ईयर एंड में हमने इसको फॉरेन करेंसी से फंक्शनल करेंसी में किस किस कैसे कन्वर्ट करना है, यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट व्हेन द रेलिवेंट फेयर वैल्यू वाज मेजर्ड। जिस दिन उसकी फेयर वैल्यू मेजर हुई है ना, उस दिन का हमने स्पॉट रेट यूज करना है। यानी देखो 194 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 31 दिसंबर 2019 को फेयर वैल्यू मेजर हुई थी, और इस दिन है 170, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 170 से। ये आ गया हमारा गेन। ठीक है, अब देखो, अब ये जो गेन है, अब इसमें बेसिकली दो गेन है। एक तो इसका अपने ओसीई में ट्रांसफर का गेन है, ओसीई गेन है, और दूसरा आईएएस 21 का गेन है। अब इसमें से जो आईएएस 21 का गेन है वो तो मैं पता है ओसीई में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि इसका गेन ओसीई में जा रहा है रिवैल्यूएशन का। ये मैं इसको लिंक कर देता हूँ टॉपिक से। ये यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो नॉन मॉनेटरी आइटम अदर देन कॉस्ट होते हैं ना, उनका जो आईएएस 21 का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का गेन लॉस होता है ना, वो या तो अगर तो या तो पीएनएल में जाता है या तो ओसीई में जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन उसकी ओरिजिनल जो फेयर वैल्यू का गेन लॉस है ना, उसकी बेस में। यानी अगर तो उसका फेयर वैल्यू का गेन लॉस ओसी में जा रहा है, तो आईएएस 21 का गेन लॉस भी ओसी में चल जाएगा। इस तरह करके, जैसे अब रिवैल्यूएशन मॉडल हमने स्टार्ट किया पीपीई का, जो कि अदर देन कॉस्ट है, इसको हमने क्या करना होता है, ईयर एंड में फेयर वैल्यू में अपडेट करना होता है। ठीक है, जब हमने इसको यहाँ पे फेयर वैल्यू में अपडेट किया, तो हमारे पास गेन आ गया इतना। अब इस गेन में जाना है ओसीई में, तो अब हम क्या करेंगे, आईएएस 21 का गेन भी ओसी में ले जाएंगे। ये दोनों गेन ओसी में जाएंगे। ये आपका गेन होगा बेसिकली जो प्रेजेंट होगा अकाउंट्स में। एक ही लॉस रहेगा टोटल, इतना एक ही गेन जो होगा ना वो आपका आ जाएगा। चलो, ये आपका सोल्व हो गया। अगेन यहाँ पे आईएएस 16 समझना हमारा मकसद नहीं है। हमने आईएएस 16 यहाँ पे नहीं समझा। हमने आईएएस 21 की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट समझी है अदर देन कॉस्ट की। ठीक है, अदर देन कॉस्ट यानी ओसी फेयर वैल्यू में प्रेजेंट हो रहे हैं, एनआरवी में प्रेजेंट हो रहे हैं, या जो जो हम रेलेवेंट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखते जाएंगे। आईएएस 16 पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हमने एग्जांपल ली। उसका जो एक कॉस्ट मॉडल होता है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल होता है। रिवैल्यूएशन मॉडल हमने स्टार्ट किया, हमने इनिशियली इसको कॉस्ट में बुक किया, उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। ठीक है, ये ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया साल के एंड में। क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल तो उसको हम फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फेयर वैल्यू हमारी बढ़ गई तो ये हमारा गेन आ जाएगा। अब इस गेन में ये जो गेन है ये ओसी में जाता है। आईएएस 16 कहते हैं कि इस गेन में ओसी में जाना है, तो आईएएस 21 का गेन भी ओसी में ही चला जाएगा। ये हमारे आईएएस 21 कंप्लीट हो गया। अगर तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आंसर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।